हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेईसी गुरुकुल के सेशन में। मैं एस एस राजावत आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ जेईसी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट सेशंस में भी हमने ये डिस्कस किया था। अगेन एक बार फिर से आपके साथ कुछ क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हैं। कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं जिस कंसेप्ट से बनाए गए हैं वो कंसेप्ट आपको इन फ्यूचर परेशान ना करे और इनको समझने की कोशिश करें। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। द पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है आज का पहला। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। देखो, पीपल इसका सब्जेक्ट हो गया है, ब्लेम इसकी वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया है, फॉर बीइंग सही है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी आता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद में जब कोई वर्ब आती है दोस्तों तो वो जिरेंट फॉर्म में आती है, ये बात ध्यान रखने की चीज़ है, आगे भी काम आएगी। और आर्टिकल है कवर्ड पर्सन, ये नाउन है, ये भी नाउन है, और ये आपका हो गया आर्टिकल। ठीक है, देखो यहाँ जो समस्या है, जो आप देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम इस सेगमेंट में है। ठीक है, इस सेगमेंट में क्या प्रॉब्लम है? आर्टिकल ए दिया हुआ है, कवर्ड दिया हुआ है और पर्सन दिया हुआ। ठीक है, ए कवर्ड पर्सन। ए कावर्ड पर्सन, तो देखो पर्सन जो होता है वो नाउन है, ये बात सही है, लेकिन कावर्ड भी अपने आप में क्या है? नाउन है। तो आपको इस वर्ड की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कावर्ड जो होता है अपने आप में, ठीक है, एक कायर व्यक्ति होता है, कावर्ड अपने आप में सफिशिएंट है, आपको इस एडिशनल वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कावर्ड अपने आप में नाउन है, परिपूर्ण है, ठीक है, और ये सफिशिएंट है। कावर्ड एक नाउन है, इसकी ज़रूरत नहीं आगे किसी चीज़ की। कावर्ड को अगर आप कावर्डली लिखेंगे तो ये एक एडजेक्टिव बनेगा, और इन अ कावर्डली मैनर अगर आप लिखोगे तो ये आपका एडवर्ब बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है कावर्ड, कावर्डली और इन अ कावर्डली मैनर। तो यहाँ जो आपने कावर्ड वर्ड लिखा है एक्चुअली में इसकी यहाँ सॉरी, ये जो पर्सन आपने लिखा है एक्स्ट्रा एडिशनल, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कावर्ड सफिशिएंट है, ठीक है, ये खुद एक नाउन है, इसलिए इसको आगे पर्सन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कावर्ड मतलब एक कायर पर्सन ही होता है। तो पर्सन जो है एक अननेसेसरी वर्ड ऐड किया गया है जिसकी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये एक अननेसेसरी वर्ड यूज़ किया गया था जिसको हमने रिमूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका अब ठीक हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ही सब्जेक्ट हो गया आपका प्रोनाउन फॉर्म में, टोल्ड वर्ब है, सेकंड फॉर्म में आ रही है, पास्ट को शो करेगी। अस ऑब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन है, ही एक बार सब्जेक्ट है, हैज़ जो है वर्ब है, ठीक है, और ये भी आपकी वर्ब है, ये प्रेजेंट में आ रही है, और आगे द बुक ये आपका क्या है? नाउन। ठीक है, ये इसका हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात आती है सही और गलत में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ही टोल्ड अस, जो ये सेगमेंट है, ये एक्चुअली में सेगमेंट किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर जो हैज़ आप लिख रहे हैं ये किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को शो कर रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो सेंटेंस जब एक के बाद एक ही पार्ट में अगर क्लासेस यूज हो रही हैं तो पहला पार्ट अगर पास्ट का है तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट भी पास्ट पे ही होगा। तो यहाँ पर पहले में आपको टोल्ड दिया हुआ है, दूसरे में आपको हैज़ दिया हुआ है, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर हैज़ के बजाय हैड यूज़ किया जाएगा। ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, ये हुआ इस सेंटेंस का सही जवाब।
ओके, देखो बहुत इजी से कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई टिपिकल कंसेप्ट है नहीं, आराम से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिस्टर अनाउंस्ड compensation for the victims from the extent. The minister announced compensation. द मिनिस्टर इसका सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस्ड इसकी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगी। कॉम्पनसेशन एक नाउन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, ये भी चलो ठीक है, ठीक है। मिनिस्टर है, सब्जेक्ट है, ये भी नाउन ही है वैसे तो, ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। फॉर द विक्टिम्स ये भी आपका नाउन है, और फ्रॉम जो है प्रपोजिशन है, और एक्सटेंड जो है ये आपका फिर से नाउन है, ठीक है। परेशानी कहाँ है, कॉम्पनसेशन के बाद में फॉर आता है, ये बात बिल्कुल सही है, कॉम्पनसेशन फॉर सही है। हर्जाना क्षतिपूर्ति जो होती है, नुकसान की भरपाई, कॉम्पनसेशन के साथ में फॉर लगाना सही है। लेकिन ये जो विक्टिम के साथ ऑफ लगाया है, ठीक है, विक्टिम्स के साथ में जो इसने फ्रॉम लगाया है ये गलत है दोस्तों। विक्टिम्स के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा, विक्टिम्स के साथ में जो है ऑफ लगेगा, विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट। तो ये है आपके सेंटेंस का सही जवाब, यानी कि आप यहाँ पर सही जवाब के लिए फ्रॉम की जगह पर क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, यहाँ पर ऑफ विल बी करेक्ट, ठीक है। ये है इसका, तो ये प्रेपोजिशन का है, फिक्स सा रूल है, प्रेपोजिशन का सेंटेंस है, आप आराम से इसे कर सकते थे। नंबर 4 सेंटेंस क्या है देखिए, I should have preferred to go by myself। तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। देखो क्या है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव आपकी वर्ब हो गई, मॉडल फॉर्म में आ रखी है। प्रिफर्ड, आई शुड हैव प्रिफर्ड क्योंकि परफेक्ट में है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका। टू गो आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, और बाय माई सेल्फ आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया और प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। अब इसमें परेशानी क्या है वो देखो, एक्चुअली में आप देखें जो प्रिफर वर्ब होती है, प्रिफर, ठीक है, इसके साथ टू आता है जब कंपैरिजन करते हैं, लेकिन प्रेफर के बाद अगर वर्ब आती है तो वो जेरेंट फॉर्म में आती है, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्ट प्रेफर टू आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रेफर के बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव आ रहा है तो ये परेशानी की जड़ है। आप प्रेफर के बाद में डायरेक्ट यूज़ करेंगे प्रेफर गोइंग, यानी कि जेरेंट, ठीक है, ये चीज़ है। प्रेफर टू आ सकता है लेकिन आगे कोई नाउन हो तो, प्रेफर टू में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आगे नाउन हो तब आएगा। लेकिन प्रेफर के बाद में आगे अगर वर्ब है तो फिर वो जीरेंट फॉर्म में यूज़ की जाएगी, यानी कि यहाँ पर टू गो के बजाय क्या आंसर होगा, गोइंग होगा। प्रेफर्ड के बाद गोइंग आंसर लिख दीजिए, जीरेंट फॉर्म की वर्ब आएगी, क्योंकि प्रेफर के बाद में अगर कोई नाउन आता है, जैसे आई प्रेफर टी और कॉफ़ी, तो आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी नहीं आएगा, टू कॉफ़ी आएगा। तो टू आता है प्रेफर के बाद, बात सही है आपकी, लेकिन प्रेफर के बाद टू तभी आता है जब आगे नाउन दिया होता है।
और अगर कहीं वर्ब दे रखी है तो ये चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि कहीं इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए। प्रिफर के बाद में जेरंड फॉर्म की वर्ब आती है, यानी प्रिफर गोइंग, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोएट इन द वर्ल्ड। इसमें एक चीज और लिखी हो सकती है लास्ट में, इन द वर्ल्ड, ये भी इसमें ऐड था आगे, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो क्या दिक्कत है इस सेंटेंस की, देखो शेक्सपियर इज द नेम ऑफ द पर्सन, दैट मीन्स सब्जेक्ट है, नाउन है, ओके, इज आपकी वर्ब है, ग्रेट से ग्रेटर बना, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री वाला, देन कंपैरेटिव वर्ड आ गया, एनी पोएट्स, ठीक है। तो देन एनी, अगर एक से ज़्यादा में हम देख रहे हैं कि शेक्सपियर को एक तरफ रखा हुआ है, दूसरी तरफ जो वर्ल्ड के सभी पोएट हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर देन एनी के बाद में आपको एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, देन एनी अदर। बस ये ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको लिखना पड़ेगा देन एनी अदर, ये है इसका सही जवाब। अदर ऐड कर दीजिए, देन एनी, सॉरी देन तो इसमें दिया ही हुआ है, एनी भी दिया हुआ है, बस आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, अदर ऐड करना है, ठीक है। बस ये चीज़ आप और ऐड कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट है। देन एनी अदर कंप्लीट होता है, नो अदर और देन एनी अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। तो प्लेस और रूम, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें। ओपन प्लेस है, प्लेस एक्चुअली में यहाँ पर नाउन है, ओपन एरिया है तो ये आप लिख सकते हो प्लेस, लेकिन यहाँ पर प्लेस कंपार्टमेंट का है तो ओपन एरिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नो रूम। नो प्लेस की जगह क्या होगा, नो रूम इन, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको रूम लिखना पड़ेगा प्लेस के बजाय, नो रूम, ठीक है। एक फिक्स्ड एरिया में कोई चीज़ है, सराउंडेड एरिया में कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप प्लेस ना लिख करके रूम लिखिएगा। लिमिटेड एरिया को शो कर रहे हैं, रूम लिखेंगे। लेकिन अगर ओपन प्लेस है तो आप ओपन प्लेस है, कोई खुली मैदान, खुली जगह है, तो उसके लिए आप प्लेस यूज़ कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है आपके सामने, द यंग मैन हैज़ नो मैनर। यंग मैन में कोई मैनर नहीं है, यंग मैन हैज़ नो मैनर। तो यहाँ बहुत ईजी सा एरर है। यंग मैन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, हैज़ आपकी वर्ब है, नो आपका एडजेक्टिव है और मैनर आपका नाउन है, लेकिन यहाँ मैनर ही गलत है। बस यही चीज़ ध्यान देने की है, क्योंकि मैनर जो होता है तौर तरीका होता है, लेकिन मैनर्स का मतलब होता है गुण। तो यहाँ मैनर्स की बात हो रही है, मैनर की बात नहीं हो रही है। यहाँ दोस्तों मैनर की बात नहीं हो रही है, मैनर्स की बात हो रही है। मैनर का मतलब तो सिर्फ वे ऑफ डूइंग समथिंग होता है, लेकिन मैनर्स जो है आपके गुण होते हैं, आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो मैनर के बजाय आपको मैनर्स लिखना चाहिए था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल नाम सुना होगा आपने। चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर। चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर। चर्चिल जो थे एक महान वॉर लीडर थे, उनमें से कोई एक।
ग्रेटेस्ट लीडर्स में से कोई एक। चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। तो यहाँ आपको जो ध्यान देने की बात है, बड़ी इजी सी बात है, वन ऑफ, ये कई बार हम बता चुके हैं आपको कि वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और आगे जस्ट अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो सिंगुलर होती है। ठीक है, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, वन ऑफ के बाद ग्रेटेस्ट वॉर लीडर, ये एक ही साथ दिया हुआ है, यहाँ पर लीडर नहीं आएगा, लीडर्स आएगा, लीडर्स प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, तो लीडर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, लीडर्स आएगा। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। आगे अगर वर्ब हो तो वो सिंगुलर रखें, लेकिन अगर नाउन की ही बात कर रहे हैं सिर्फ वन ऑफ के बाद में, तो यहाँ पर आपको नाउन रखना होगा प्लूरल वन ऑफ के बाद, क्योंकि यहाँ क्या है, हम कई लोगों में से किसी एक को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस एक से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम उनमें से किसी एक को क्या कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड के वॉर लीडर्स जिनको बोला गया है, उनमें से एक विंस्टन चर्चिल है। तो एक को चुनने के लिए वन यूज़ कर दिए हमने, लेकिन हमारे पास ऑप्शन एक से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। भाई चुनने के लिए ऑप्शन भी तो होने चाहिए हमारे पास, ऑप्शन है ही नहीं, मान लो एक ही है, तो फिर हमको ऑप्शन कहाँ मिले। इसलिए चुनने के लिए हमें जो ऑप्शन है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। दैट मीन्स नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर लीडर के बजाय लीडर्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ये एक्चुअली में यहाँ सही नहीं है, आपको यहाँ पर ये जो है वर्क हैंड नहीं है दोस्तों, ये मैं लिख देता हूँ सही से आपको, वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड। ठीक है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये है। देखो कितना इजी सा, इस सेंटेंस को जो है आपके कंजंक्शन से रिलेटेड एरर लिया गया है इसके अंदर। द रीजन फॉर हिज फेलियर बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, जिस कारण से वो असफल हुआ है या उसकी असफलता का जो कारण है वो है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। बोलने में सेंटेंस ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, लेकिन हर बार दिखने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। एक्चुअली इन्हें पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ जो परेशानी है वो ये है, द रीज़न, ठीक है, द रीज़न के बाद में बिकॉज, ठीक है, सिंस और एज, इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि, और तीनों जो है कारण बताते हैं, इनका अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, तो द रीज़न और द रीज़न वाई एक और होता है, द रीज़न वाई, ये दो है। ठीक है, इनके बाद में आपको इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है, ये तीनों गलत हैं, इनका कोई पेयर नहीं होता है। द रीज़न के बाद बिकॉज हुआ, सिंस हुआ, एज हुआ, जिसका अर्थ होता है क्योंकि। ये भी ध्यान रखें, बिकॉज का, सिंस का और एज का तीनों का सेम अर्थ है, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। द रीज़न यहाँ आपको दे रखा है, द रीज़न आपको यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद में आपको कंजंक्शन के बाद आपको यहाँ पर एक बार फिर से एक और कंजंक्शन बिकॉज दे दिया गया है। बस यही चीज़ है, द रीज़न के साथ या द रीज़न वाई के साथ में आप एज, सिंस और बिकॉज, ये तीनों में से किसी भी कंजंक्शन का पेयर नहीं बना सकते। ये जैसा है सिंपल है,
बस अब ठीक है, बस आपको ये अननेसेसरी जो कंजंक्शन आपने यूज़ किया है उसे रिमूव करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। द रीज़न और द रीज़न वाई, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस के अंदर द रीज़न या द रीज़न वाई आपने दिया है तो आप उसमें बिकॉज, एज और सिंस यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो अननेसेसरी होता है। ठीक है, जैसे नेवर के साथ नॉट नहीं आता है, अनटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, हार्डली के साथ नॉट नहीं आता है, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता है। सेम वे द रीज़न और द रीज़न वाई के बाद में आप बिकॉज, एज और सिंस इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल आज के सेशन में आप देख रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं। एक बार देख लेते हैं आपने आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें देखी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कावर्ड पर्सन, तो कावर्ड एक ऑलरेडी एक नाउन होता है दोस्तों, उसके बाद में आपको एडिशनल उसको इंडिकेट करने के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कावर्ड जो कि एक पहले से एक नाउन था, ठीक है, तो उसके लिए आपको कावर्ड के बाद में पर्सन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये गलत था, बस कावर्ड ही काफ़ी है, क्योंकि कावर्ड इज़ ऑलरेडी अ नाउन, ये पहले से एक नाउन होता है, इसमें आगे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कावर्ड में आपने एल वाई लगाओगे, यानी नाउन में जब एल वाई लगाया जाता है तो एडजेक्टिव बनता है, और उसके अंदर अगर इन ए कावर्डली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इस तरह से इन ए मैनर ऐड करोगे तो उससे वो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात थी कि जो अननेसेसरी वर्ड था पर्सन, वो मैंने इसमें से क्या कर दिया है, हटा दिया है, बस इतनी सी बात है। दूसरे क्वेश्चन में ये था कि पहला पार्ट इस सेंटेंस का आपका पास्ट में चल रहा था, और पास्ट में चलने के बाद में फिर आगे क्या आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई। तो टोल्ड पास्ट में था और हैज़ प्रेजेंट में था, तो बस ये गलत हो गया, हैज़ की जगह आपने क्या कर दिया, हैड कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन, ये प्रेपोजिशन का एरर था, कंपनसेशन के साथ में फॉर आता है, ठीक है, और विक्टिम्स फॉर फ्रॉम द एक्सटेंट नहीं था, विक्टिम्स ऑफ द एक्सटेंट था, ठीक है, ये फ्रॉम जो था वो आपका गलत था, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना था, विक्टिम्स ऑफ द एक्सटेंट। नंबर 4 था आपका आई शुड हैव प्रेफर्ड गो टू गो बाई माई सेल्फ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रिफर वर्ब होती है, प्रिफर जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, उसके बाद में आप टू लगा सकते हैं आगे अगर नाउन हो तो, लेकिन अगर प्रिफर के बाद में आगे वर्ब दे रखी हो तो वर्ब में आपको जीरेंट फॉर्म यूज़ करना होता है, यानी आईएनजी फॉर्म यूज़ करना होता है। तो इसीलिए मैंने टू गो को गलत कर दिया और गोइंग इसका क्या कर दिया, सही कर दिया। फिफ्थ नंबर सेंटेंस में ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था जिसमें देन के साथ अकेला एनी नहीं आता है, देन के साथ में आपको एनी के बाद अदर भी लिखना होता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में, सभी पूरे ग्रुप में से किसी एक अकेले व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे शेक्सपियर को जो है आपने दुनिया के सभी पॉइंट्स में सबसे ग्रेट बताया है, तो ग्रेटर देन एनी अदर पॉइंट आप कंप्लीट लिखेंगे। ये एक कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक, आगे नंबर 6 पे आपके पास था एक प्रॉपर वर्ड की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो आपने प्लेस के बजाय रूम लिख दिया, ठीक है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर प्लेस नहीं होता है, कंपार्टमेंट के अंदर होता है रूम, मतलब सेंस वही निकलेगा, जगह, ठीक है। 7 नंबर पे था यंग मैन हैज़ नो मैनर, तो ये भी एक वर्डिंग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी, मैनर की जगह आपको क्या लिखना था, मैनर्स लिखना था। मैनर्स जो है क्वालिटीज़ के लिए यूज होता है, और जो मैनर होता है, मैनर्स और मैनर तो क्या होता है, वे ऑफ डूइंग समथिंग होता है, और मैनर्स क्या होती हैं, मैनर्स आपकी क्वालिटी होती है, एटिकेट्स होते हैं, क्वालिटीज मैनर्स के लिए है। 8 नंबर पर आपके पास था वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और सबसे ज़्यादा वन ऑफ का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये और बड़ी बात है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ये ध्यान रखें। और लास्ट क्वेश्चन आज का था, इसमें कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, द रीज़न वाई से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है
तो आगे चल के आपको इन 3 वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज, एज और सिंस, जिनका अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन में दोस्तों आपने देखे कुछ क्वेश्चंस, बड़े इजी कंसेप्ट के आधार पर आपने इनको देखा, कोशिश की है कि आप इनको समझ सकें। आगे किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इजीली उनका आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी तरह से और भी नए क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होंगे कल। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद जेईसी गुरुकुल जयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।